सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला, गुज़िश्ता इतवार को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हुए थे और उस इंतखाबात में जो असेंबली इंतखाबात थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो विफाक में हुकूमत बना रही है जमात, उसने कामयाबी हासिल की थी और ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिसकी विफाक में हुकूमत होगी वही आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा नशिस्तें ले लेगी। लेकिन 45 में से 25 नशिस्तें ले जाएगी, ये किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई। दूसरे नंबर पर जो बड़ी जमात आज़ाद कश्मीर में नजर आई है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने 11 नशिस्तें ली हैं। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 6 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि जैसे कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी इंतखाबात होते हैं, जब भी सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद जो हारने वाली जमात होती है वो कहती है कि इंतखाबात में धांधली हुई है। एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान ये जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस हुए थे इसमें अब धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया है और ये कहा है कि इसमें पैसा चला है और एक ख़ास माइंड सेट को यहाँ पर नाफिज करने की कोशिश की गई है। गुज़िश्ता रोज़ जब ये सारी बात हो रही थी तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो कि एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने हुकूमत पर कई इल्ज़ामात लगाए थे जिसका जवाब दिया। अभी मैं आगे आऊँगा मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो अंदर धड़े बन रही हैं। इस इलेक्शंस में हार की शिकस्त की वजह भी इस धड़ेबाजी को करार दी जा रही है। लेकिन उससे पहले हुकूमत ने भी ताबड़तोड़ हमले किए और इन इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दिया। फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर अगर आप धांधली की बातें कर रहे हैं तो यह आपको शोभा नहीं देती हैं या आप इससे इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि धांधली हुई है तो फिर आप एक काम करें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ आ जाएं। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग राइज करने की बात की जाती है तब भी आप सवालात उठाते हैं। अब जो दूसरा तबका है वो बात कर रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ था। उसमें इस शिकस्त के सदबाब जानने की कोशिश की गई थी, वजूहात जानने की कोशिश की गई और उसमें बताया जा रहा था कि शहबाज शरीफ जैसे पूरी इलेक्शन कैंपेन में गायब थे, वो कहीं नजर नहीं आए। हमजा शहबाज कहीं नजर नहीं आए। अब शहबाज शरीफ की जानिब से यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि मरीम नवाज ने जो कैंपेन चलाई थी उस कैंपेन की वजह से मुस्लिम लीग नून को इतनी कम नशिस्तें मिली, यानी 6 नशिस्तें मिली हैं। मरीम नवाज की जानिब से शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं हुए, उन्होंने बढ़ चढ़ के साथ नहीं दिया। तो यही वजह है जिस वजह से मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जो बातें शेख रशीद साहब एक अरसे से कहते आ रहे थे कि मीम लीग बनेगी, शीन लीग बनेगी, वो अब काफ़ी हद तक अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सच साबित हो रही है, क्योंकि इस इंतखाबात के हवाले से दोनों धड़े अब खुल के सामने आ गए। मोहम्मद जुबैर साहब क्या कहते हैं? मोहम्मद जुबैर साहब भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ धांधली पर बोल तो नहीं रहे लेकिन किसी को मना भी नहीं कर रहा है बोलने से। एक अजीब मंतक सामने आई है, ना वो धांधली पर बात कर रहे हैं और जो दूसरे रहनुमा बात कर रहे हैं उनको मना भी नहीं कर रहा है। तो मोहम्मद जुबैर साहब डूबती कश्ती को बचाने की कोशिश इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं, शहबाज शरीफ हमारे साथ हैं, वो अगर बात नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी को बात करने से रोक रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया है। एक बड़ा बयान है, वो बयान यह है कि अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान भी सिविल वॉर का खदशा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि 10,000 जंगजू अफगानिस्तान भेजने का इल्ज़ाम इंतहाई अहमकाना है, बेवकूफ़ाना ये बयान है और जिसने भी बयान दिया है वो उसने सोच समझ से बालातर होकर बयान दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक अरसे से पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त कर रहा है और अगर वहां पर खाना जंगी होती है तो इसके मुतासर पाकिस्तान भी होगा। की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी, क्योंकि सिंध में बिलखुसूस कराची में कोरोना केसेस मुस्तकिल बढ़ते चले जा रहे हैं, मुस्तकिल बढ़ते चले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से इकदाम तो किए जाते हैं लेकिन लोगों की जानिब से नाअहली सब कह लें या लाइल्मी कह लें, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है। 6 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई है, लेकिन 6 बजे से पहले तक अगर आप बाजारों में निकलेंगे तो आपको खुशगवार हैरत ये देखने को मिलेगी कि किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। ऐसा लगता है कि 6 बजे से पहले कोरोना नहीं है और 6 बजे के बाद कोरोना आ जाता है। तो जनाब कोरोना के केसेस पर भी बात करेंगे, इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मुझे जो मेरे गेस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं अमजद शुएब साहब, उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो बयान उन्होंने दिया उस पर बात करेंगे। सर जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है अफगान मुहाजिरीन के हवाले से कि अब हम इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके कई पहलू हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो ये कि ये लाजमन अफगान महाजरीन जब यहाँ पे हैं तो उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने के लिए मुख्तलिफ कारोबार, मुख्तलिफ किस्म के
आप कह लीजिए कि बिजनेस वगैरह संभाले हुए हैं, तो यही अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये आपके लोगों को मिल सकती थी अगर ये लोग ना होते यहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर इलाके में 4 अफगानी रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, लोग खोल सकते थे, उसमें उन्होंने अफगानियों को, महाजरों को एम्प्लॉय किया हुआ है। तो एक तो ये इकोनॉमी का इशू है कि आप जितने लोग बाहर से आएंगे और वो काम करेंगे तो उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके अपने लोगों के लिए कम हो जाएंगी। दूसरा इशू आ जाता है कि बाद अफगान महाजरीन जिनका अपना कोई जरिया इनकम नहीं है, वो जराइम वगैरह में भी मुलव्वस है। कराची में खास तौर पे ये इशू हुआ। कराची में तो छोटा कारोबार भी बहुत सारा इन लोगों ने संभाल लिया हुआ है। जिधर जाएं आप देखें, सब्जी फरोश भी आपको यही नजर आएंगे, फ्रूट भी बेचने वाले ये नजर आएंगे, और कराची की जो मशहूर मार्केट उनमें अगर आप जाके देखें तो यही महाजरीन आपको ज्यादा नजर आते हैं। तो क्राइम भी है, उसके साथ साथ ये इकोनॉमी के इशूज हैं। और फिर जब आपके ऊपर अफगान हुकूमत और बाहर के लोग इल्जाम लगाते हैं कि जनाब आपने तालिबान को पनाह दी हुई है या फलां को, तालिबान जो अफगान में तालिबान है, तो वो गालिबन उनका रेफरेंस होता है। कोई लोग अगर इन महाजरीन में रहते हैं, महाजरीन के कैंप हैं, इन कैंपों को जाके खंगालना बड़ा मुश्किल है कि आप जाके 35 लाख लोग हैं और वो कैंप्स में जो पड़े हुए हैं, जो शहरों में चले गए वो तो शहरों में चले गए, लेकिन कैंपों में बेशुमार लोग पड़े हुए हैं। वहां से अगर कोई जाके वहां अफगानिस्तान में कोई काम करता है तो उसका पाकिस्तान कैसे जमा ले सकता है? ये तो दिन में हर रोज तकरीबन 20-25 हजार लोग आते जाते हैं। तो ये हर लिहाज से आपके लिए एक मसला बना हुआ है। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे जनरेशन दर जनरेशन 45 साल से ये लोग रह रहे हैं, तो कई लोग तो यहाँ पैदा हुए वो समझते हैं कि हम यहाँ के शहरी हैं। आप उनको कल को निकालने लगे वो जाए ना, या अगर जाएं तो वापस वहां से फिर आ जाएं इधर कि जी हम तो यहाँ थे। तो बड़ी मुश्किलात आपके लिए बनती जाती हैं। तो इसलिए जरूरी ये था कि इन लोगों को अफगानिस्तान में सेटल किया जाता। अब इसमें आप देखिए कि कितनी ज्यादती की है अमरीकियों ने और बाकी लोगों ने। एक तो 20 साल वहां रहे और इन महाजरीन का कोई इंतजाम नहीं किया। जंग के ऊपर आपने तकरीबन $2 ट्रिलियन के करीब खर्च किया। अगर इससे सिर्फ 2-4 बिलियन महाजरीन को वहां सेटल करने में लगा देते तो ये सेटल हो जाते वहां पे। कहाँ तो इन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं जिससे ये महाजरीन कहीं अपनी जिंदगी गुजारने काबिल होते वहां पे जाके अपने वतन में। और इल्जाम तराशी सारी पाकिस्तान भुगत। अब ये कह रहे हैं कि जी 10,000 लोग वहां पे गए हैं अफगान में, यहाँ से तालिबान के साथ मिलकर जंग लड़ने के लिए, अफगान तालिबान के साथ। अब वो 10,000 वो यहाँ से तो कोई नहीं गए, लेकिन अगर महाजरीन में से कोई चले गए तो आपको क्या पता उसको? वो तो जाते हैं, रोज जाते हैं वहां से। कई लोग हैं गर्मियों में वहां जाके बिजनेस काम वगैरह करते हैं, ये ड्राई फ्रूट वगैरह के लोग हैं, सर्दियों में यहाँ के ड्राई फ्रूट बेचते हैं, गर्मियां वहां लगाते हैं। अब इन हालात में जब तक ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इन लोगों को सेटल नहीं कर देती अफगानिस्तान में, तो हमारे लिए तो ये मसला बना रहेगा इकोनॉमी के अलावा। और इसके अलावा एक और मसला ये भी है कि जब ये लोग आते हैं तो इनकी भेस में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, हमने ये देखा है। और इस हवाले से ये माजी में भी होता रहा है और यही खदशा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी है, पाकिस्तान का भी है कि ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं। सर जी, अब कुछ पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। जो इलेक्शंस हुए उसमें मुस्लिम लीग नून धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। नादिर कबूल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। नादिर साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून से भी सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी ने भी मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं नादिर कबूल की तरफ जाऊँगा। नादिर कबूल साहब ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून तो इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, आप इनके साथ हैं इस मामले में? बिल्कुल 100% हैं। पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन इलेक्शंस ये हुए थे। प्री पोल रिगिंग अलग हुई थी, पोलिंग डे रिगिंग अलग हुई थी। पोलिंग डे पे जिस तरह के जो वाक़यात हुए थे, फायरिंग, दंगा फसाद, हमारे अपने कितने सारे वर्कर्स ज़ख्मी किए गए, यहाँ तक कि कराची में भी जो कैंप्स लगाए गए थे कश्मीरियों के वोट कास्टिंग के लिए, जो कश्मीरी कराची में रहते हैं, वहाँ पे हमारे लियारी के वर्कर्स थे, उनके ऊपर पथरा हुआ, काफ़ी सारे ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए। तो जाहिर सी बात है ये धांधली हुई है। सर, जो 11 नशिस्तें आपने ले ली हैं वो फिर आपने कैसे ले ली? वो उसमें भी फिर धांधली हुई होगी अगर आपकी बात, आपकी मंतक को सही
साहब? नहीं होते तो हम इंशाल्लाह 20-22 नशस्तें ले जाते, 12 नशस्तें क्या हैं। और इमरान खान साहब को 2 नशस्तें भी नहीं मिलती, क्योंकि इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने कश्मीर के ऊपर सौदा किया है। मोदी के जो इक़दामात हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। कश्मीरियों को 2 साल से अधूरा छोड़ा हुआ है, 2 साल से यरगमाल हैं कश्मीरी, और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। वही इमरान खान जो कहता था, जो दुआएं करता था मोदी के आने से पहले कि अगर मोदी आएगा तो फिर इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी। तो जैसे ही मोदी आया उसने कर्फ्यू लगा दिया वहाँ पे और यरगमाल बना कश्मीर को। तो जाहिर सी बात है कश्मीरियों ने पीटीआई को तो वोट नहीं दिया। ये कहाँ से आए हैं, डब्बे खुद ही भरे हैं, या इन्होंने जो इलेक्शन का वहाँ पे अमला था उसकी मिली भगत से किया है, या कोई और कुव्वतें हैं जिन्होंने इनको मदद की है। क्योंकि कश्मीरी आवाम कभी भी कश्मीर के सौदागर के लिए वोट नहीं करती। तो उनको जो ये 22-25 जो भी जितने भी उनको सीटें मिली हैं, ये सरासर धोखा है कश्मीरी आवाम के साथ, उनके मैंडेट की बेहुरमती है और गलत हुआ है। और ये वो सीटें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाहिद लीडर हैं इस वक्त जो कश्मीर कॉज को पूरी दुनिया में उन्होंने उजागर किया है। और उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं जिन्होंने कश्मीर कॉज को यूएन में हाईलाइट किया था। माजी में भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम उठाए थे। इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूएन हो, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, मगर इमरान खान को किस तरह मिले 25 वोट, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी वहाँ पे। उन्होंने गंदापुर और मुराद अगर आप जो बातें कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सर आप परफॉर्मेंस का क्या कार्ड वहाँ पर प्ले करेंगे? क्योंकि जो सिंध में आपकी हुकूमत है साल 2008 से लेके अभी तक, अभी कुर्बानी हुई थी, आलाइशें पड़ी हुई थी, कोई साफ करने वाला नहीं था, पानी किसी को नहीं मिलता है, कचरे के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। कराची बदतरीन गंदगी वाले बदतरीन शहरों में फहरिस्त में शामिल होने लगा है। सर ये कार्ड आप प्ले करेंगे कश्मीर में अगर आप कह रहे हैं कारकर्दगी की बात? मैं भी कराची में रहता हूँ, आप भी कराची में रहते हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पे आलाइशें भी हैं। पूरी तमाम टीम्स मौके पे थी और विद इन 1 और 2 डेज तमाम हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो अहदेदारान थे वो खुद फील्ड में थे, तमाम वज़रा फील्ड में थे। और आज तो बड़ा मजाकिया खेज एक वाक़या हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो आपने देखा होगा इस्लामाबाद में जो फ्लड्स हो रहे हैं, तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में फ्लड्स हुए, मुराद अली शाह आप इस्तीफा दो। तो ये एक जोक बन चुका है। ये इमरान खान के ऊपर, इमरान खान के परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा तंज है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट और मुराद अली शाह ही नजर आते हैं। आज जब इस्लामाबाद शदीद फ्लड्स का एक शिकार बन चुका है, आपने देखा होगा E11 की वीडियोस आ रही हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, बल्कि मेरे दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं, वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। पीटीआई का कोई वहाँ पे MNA, असद उमर इस्लामाबाद के MNA है, पर वो इस्लामाबाद में नहीं। जितनी बारिश वहाँ पर हुई है ना, अगर वो कराची में हो जाती तो कराची मेरे ख्याल से डूब जाता। जो वहाँ पे जितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है ना सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा सर, मुझे दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करना है। मोहसिन साहब की तरफ मैं जाऊँगा क्योंकि गौस साहब से तफसीली बात करनी है। मोहसिन साहब ये बताइएगा, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं ये धांधली का शोर मचा रही हैं, लेकिन ऐसा देखने में आया कश्मीर में जब भी इलेक्शंस हुए, माजी में एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ, ना ही मरा। इस दफ़ा तो मारपीट भी हुई, 2 अफराद भी मर गए। तो आपको लग रहा है ये जो धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं इसमें कुछ सदाकत हो सकती है? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि देखिए, ये सिर्फ अभी के इलेक्शन की बात नहीं है। ये तो जब जनरल इलेक्शन हुए तो उस पर भी इल्ज़ाम लगे और ये कहा गया कि सिलेक्टेड बन गए। उसके बाद फिर आपको मालूम है कि PDM बनी तो उसमें किसने किस को सिलेक्टेड कहा, किसने किसको सिलेक्टेड नहीं कहा। ये दोनों पार्टियों के मेंबरान आपके सामने हैं, इनसे आप पूछ लें कि अभी ये दूसरों की जो है वो गड़े जो मुर्दे हैं वो खेल रहे हैं और बता सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, उसमें आपने देखा कि हमारी पार्टी ने जो है तो वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ हुकूमत बन गई। उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में क्या वावेला बनाया, क्या कुछ कहा। ये कहना चाह रहे थे कि जी सेनेट के इलेक्शन ना हो, सेनेट के इलेक्शन जो है तो इस तरीके से नहीं होंगे, क्योंकि जो है उन्होंने कहा कि PDM जो है वो आ गई इस्लामाबाद में वगैरह वगैरह। उसमें भी आपने देखा, हमने तो ये मासूकत प्रपोज किया कि जी ये सेनेटर से इसमें करप्शन हो रही है और ये हट जाए। हमने अपनी कोशिश भी की, सुप्रीम कोर्ट भी गए, आखिरी दिन तक लड़ते रहे, लेकिन फिर भी आपने रिजल्ट देख लिया। उसका जो चेयरमैन इलेक्ट होना था उसमें भी आपने देख लिया कि क्या हुआ। आज जो है ये
जो आजाद जम्मू कश्मीर जो है उसमें भी आज ये यही बात कर रहे हैं। तो इनका तो एक वतीरा बन गया है कि अगर नारोवाल का इलेक्शन ये जीत जाए, अगर किसी और जगह का इलेक्शन जीत जाए तो वो इलेक्शन फेयर होता है। अच्छा। और जहां ये हार जाए और मुंह की इनको खानी पड़े वो इलेक्शन जो है तो वो रिग्ड होता है। तो बात यह है कि जो आपने खुद ही देखा है कि यहाँ पे जब इनके अंदर इतना बड़ा इख्तलाफ है कि एक तो भतीजी और चचा आपस में लड़ रहे हैं और चचाजाद भाई आपस में लड़ रहे हैं, वहां पे जो है कोई जाता है तो सबको मालूम है। और फिर आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, ये हकानी किसी को भूला नहीं है आज दिन का, कौन था, किसने उसको पैदा किया था, वो किसका आदमी था और वो क्यों जाता था, वो आज वो अमेरिका में बैठ के क्या कर रहा है। अच्छा चलें सर, इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर मैं गौस साहब की तरफ जाऊंगा। ये वजीर आजम कौन बन रहा है सर आजाद कश्मीर में? सरदार तनवीर इलियास या सुल्तान महमूद साहब? ये अब मुझे मालूम नहीं है, ये तो हायर अप का काम है, ये तो जो है वजीर आजम साहब का काम है, ये उनका काम है, उनकी काबीना का काम है। उन्होंने कुछ हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनको भी अभी नॉमिनेट करना है, उसमें भी वो आने हैं। और ये तो मैं इसको प्रीव्यू नहीं हूँ कि इसमें कौन वो बनेगा। अच्छा। लेकिन ये अलबत्ता मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो भी कारकर्दगी है इंशाल्लाह। आपके ख्याल में किसको बनना चाहिए सर? हम जो कहते हैं तनवीर इलियास साहब का बैकग्राउंड क्या है? वो तो एक तो सरमाएदार हैं। आप जिस तरह से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पर इल्जाम लगाते हैं कि मरियम नवाज एक सरमाएदार की बेटी रही है, साबिक वजीर आजम की बेटी रही है, बिलावल भुट्टो इस पर भी इल्जाम लगाते हैं, तो सरदार तनवीर इलियास का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, वो अब वजीर आजम आजाद कश्मीर की फहरिस्त में आ रहे हैं कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। हमने एक रिजल्ट लेने हैं, हमने एक जगह पे रिजल्ट लेने हैं, हमने देखना है, हमारे पास कोई वो नहीं है इस वक्त, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा। और ना ही हमें कोई किसी का प्रेशर है। चलें ठीक है, हमने सोच विचार करके, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का इतना विजन है कि वो जो है अच्छे से अच्छा आदमी ठीक कोशिश करके लगाएंगे। साहब ये बताइएगा जो आपको शिकस्त हुई है, सर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा। गौस साहब ये बताइएगा जो आपको शिकस्त हुई है ये धांधली हुई है आपकी नजर में या अंदरूनी खलफिशार है, या जो धड़ेबंदी हो रही है मुस्लिम लीग नून में, अब आप ये नहीं कहिएगा कि नहीं हो रही क्योंकि अब ये तो बातें सामने आ रही हैं, तो क्या वजह हो सकती है? आपने इलेक्शन देखा और हमारे लीडरशिप के जलसे भी देखे, सही साहब की ड्यूटी वहाँ की, और नहीं हमें कहा था कि ये सब वहाँ जाके जलसे करें, और जिस हिसाब में जितने उन्होंने जलसे की हैं और जितनी उनको फुजराई मिली है और जिस तरह लोगों का जोश व खरोश था, फिर हाल में किसी सियासी पार्टी में इमरान खान के जलसे में लोग थे लेकिन वो एक जिंदा लाशों की तरह खड़े थे। अच्छा। और वो जोश जज्बा जो कि मरियम के जलसों में आपने देखा और जिसके ऊपर उसकी राय मिली उनको। उसके बाद अगर इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, आपके एंकर दोस्तों ने कहा कि ये जो 25 जुलाई 2021 के इलेक्शन है, ये तो 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन तीसरे है। और आपने देखा कि जिस तरह मतलब में इलेक्शन रूस की वायलेशन की, आप देखो वो इलेक्शन कमीशन वहाँ इलेक्शन करा रहा था और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी देखे कि एक वो वजीर साहब वहाँ जलसे कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, खवातीन को गालियाँ दे रहे हैं, पैसे लोगों को दे रहे हैं, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है, उसको कहता है कि बाहर निकल जाओ, तो वो नहीं जाता। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद आके उसको अपने साथ बिठाते हैं और फिर और ज़्यादा वो यूज करता है खवातीन के खिलाफ। और इलेक्शन कमीशन की ऐसी क्रेडिबिलिटी और ऐसी इलेक्शन कमीशन के कराई इलेक्शन पे तो मेरे ख्याल में किसी सबूत की जरूरत नहीं है। प्री पोल रेटिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ, पैसा भी चला है, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी की कितना उससे स्टैंड लिया। और वो फिर कहता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। अब कैसे फ्री एंड इलेक्शन हुए हैं जब आपकी बात सुननी कोई नहीं रहा वहाँ, तो फिर एक बात की जाती है कि जो हुकूमत थी वो तो लूँ किसी हुई हुकूमत करा रही। तो मेरे भाई ये जब इलेक्शन होता है तो एक सेरेमोनियल सा रह जाता है प्राइम मिनिस्टर का, बाकी सारे आपकी सीट्स के नंबर ज्यादा हो सकते थे अगर शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज जो कि दोनों अपोजिशन लीडर हैं, एक पंजाब में और एक विफाक में, वो अगर मरीम नवाज के एक जानिब और एक दूसरी जानिब खड़े हुए होते तो आपको नहीं लगता कि आपकी सीट ज्यादा हो सकती थी? मेरे ख्याल में जब एक मुझे पता चला है कि पहले पता था कि इतनी सीटें आनी है, 6 सीटें आनी है, तो 6 सीटें आई हैं। कल आपने देखा कि मीडिया पे पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे थे कि जी हमें तो 16 सीटें इन्होंने भेज की, 11 आई हैं, तो हम इसमें भी शुक्र अदा कर रहे हैं। तो उससे एंकर ने पूछा भी ये आप किसने बताया था, तो कुछ के बारे कर रहे वोटर ने बताया था। तो आपको पता है कि इलेक्शन किस तरह मैनेज किए जाते हैं। पर वो जो अपने के बावजूद
मियां नवाज शरीफ हों, जबरी नवाज साहब, वो तो अपनी बयानी पे कायम है कि जी मुल्क में जो अवाम की राय है उसको मुद्देनजर। अच्छा, तो शहबाज शरीफ तो साहब क्यों नहीं थे? 12 वैसे आपको क्या लगता है, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से नहीं थे? देखो, एक बड़ी पार्टी है, मियां साहब को लीड करते हैं और फिर मियां साहब जिसकी जान डुबकी लगा के वो बहुत काम करते हैं। यहाँ शहबाज शरीफ साहब ना मरीम नवाज साहब मियां साहब के मशवरे के बगैर और उसके जो इंस्ट्रक्शन बगैर की जाते हैं। एक तो सर लोग कहते हैं कि जी सख्त ग्रुपिंग है। एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें तरह से राय होता है, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है तो फिर उसकी पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। पार्टी के अंदर ऐसी बातें हैं, क्योंकि ऐसी चहमागोइयां, ऐसी बातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन में अपने छोटे भाई पर एतमाद नहीं करते, क्योंकि उनका मुफाहमताना रवैया होता है, वो बहुत लीनियंट होकर बात करते हैं। मरियम नवाज पर इसलिए वो भरोसा करते हैं क्योंकि वो बात बहुत सख्त करती हैं, ऐसा है? देखो ना, अपनी अकलीत साहब शहबाज साहब भरोसा ना करते तो जो टिकट की तस्लीम नहीं है तो वो तो शहबाज शरीफ साहब के सपोर्ट से हुई है और उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने सर्वे करके अपने कहा, और जो बंदे हमारे इन्होंने तोड़ लिए थे परीक्षा डाल के, ये प्री पोल रेगिंग में आता है ना, ये बंदे हमारे तोड़ दिए थे इलेक्टेबल थे। वो इलेक्शन जिस तरह के हिंदुस्तान में थे, जो कमजोर होते हैं होते पार्टी के साथ है, प्रेशर पड़ता है, मुझसे वो पार्टी छोड़ जाते हैं। वो इन्होंने परीक्षा डाल पार्टी छोड़ के, इसके बावजूद हमारी पार्टी ने जिसकी कोई टिकट दिए उनकी माशाल्लाह अच्छी तरह, और फिर रिजल्ट अपने 12 आप तो कम से कम अगर वोटेज की परसेंटेज देखें तो हम दूसरे नंबर पर हैं, और फिर लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हम नंबर 1 पे होना तो चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने 11 सीटें ली हैं, आपने 6 सीटें, टोटल अगर देखा जाए तो 17 सीटें आप लोग ले चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप धांधली की बात करेंगे तो मेरी नज़र में उसके लिए आपको सबूत देने पड़ेंगे। इमरान खान साहब ने साल 2013 के इलेक्शन में जब धांधली की बात की थी तो उन्होंने 4 हल्के खोलने की बात की थी। इस पॉइंट पर मैं वापस आऊंगा, मेरे साथ मौजूद रहेगा, न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नादिर कबूल भी मौजूद हैं, और सेनेटर मोहसिन अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जनाब, बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए थे, मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें हासिल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल की। इनका मजमुआ निकाला जाए तो टोटल 17 नशिस्तें बनती हैं। 17 नशिस्तें अगर अपोजिशन ले रही है, उसके बावजूद भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि धांधली हुई है, तो फिर ये समझ से बालातर है। और अगर धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उन इल्ज़ाम को सपोर्ट करने के लिए अगर एविडेंस भी आप सामने रखेंगे तो लोग आपकी बातों पर ज़्यादा भरोसा भी करेंगे, लेकिन एविडेंसेस नहीं रखे जाते। और ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है। माजरत के साथ, जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, बाय इलेक्शंस हो, कोई भी इलेक्शंस हो, उसमें जब भी हारने वाली पार्टी इल्ज़ामात लगाती है तो वो सबूत सामने नहीं रखती है, सिर्फ कहती है धांधली हुई है और ठप्पे लगाए गए हैं और हमें जान के हराया गया। फिर पैसे चलने की बात होती है, एक ऐसा एजेंडा नाफिज करने की बात की जाती है जो कि किसी को भी नहीं पता होती। तो ये पाकिस्तान की सियासत में कोई नई बात नहीं है। गौस साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था, गौस साहब ये बताइएगा, सिर्फ इल्ज़ामात ही रहेंगे या इसके कोई एविडेंसेस भी हैं पार्टी के अंदर? कुछ पता चला है कि एविडेंसेस भी मिले आपको? बिल्कुल एविडेंसेस हैं, और सारे करके 1-2 दिन में कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम सबूत हम पेश करेंगे कहाँ का नाम से पैसे जो तकसीम हो रहे हैं वो तो आपने मीडिया पे देख लिया। और फिर देखो ना, इलेक्शन कमीशन की उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी हो जहाँ इलेक्शन कमीशन पे एहसास हो, किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया। एक वजीर पे, आप वजीर पहले तो ये बताया कि वजीर किया क्यों वहाँ कंपेन करने के लिए, क्या वजीर वहाँ जा सकता था? अच्छा, इस हवाले से दो राय, मैं आपको एक बात बताऊं, दो राय इसलिए क्योंकि वो स्टेट है और पाकिस्तान, जो आप गंडापुर की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के वजीर हैं, जाहिर सी बात है वो वहां जाके कैंपेन कर सकते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम है, तो वहां जाके वो कैंपेन कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के कोई ज़िमनी इंतखाबात होते तो फिर वहां पर नहीं कर सकते। ऐसी दो राय सामने आ रही है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये दो राय पता चली है। नहीं, देखिए, ये इलेक्शन कमीशन अगर पाबंदी लगाई थी तो उसका मतलब यही था ना कि वो यहाँ क्योंकि वो यहाँ कंपेन नहीं कर सकता, लेकिन देखिए ये समझता है तो वो नहीं आ सकते। अब इलेक्शन पेपर से वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे रोके, पावर को कैसे रोके? क्या जिस तरह कंपेन आप कर रहे हैं, जिस तरह गंडापुर साहब, ठीक है, लोग जज्बाती होते हैं, जब आप किसी लीडरशिप को गालियाँ देंगे तो लोग भी तो रिएक्ट करेंगे। उन्होंने गंडापुर बताओ किस अधिकार को कर दी, तो ये चीजें लोग हरास किया गया और जो पाधारियाँ पैसे देके तब्दील की गए, सब मीडिया पे देखा है।
अच्छा, इसका जवाब मैं मोहसिन अजीज साहब से ले लेता हूँ। अच्छा, वो आपने मामला उठा दिया। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि जब एक इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन किसी को निशानदही करता है कि आप यहाँ से निकल जाएं, तो क्या अगर वो कानूनी नहीं तो इखलाकी उसके अंदर जुर्रत तो होनी चाहिए ना कि वहाँ से निकल जाए, ऐसा नहीं? या दूसरा सवाल इसके अलावा मेरे साथ ये भी है कि गंडापुर साहब के साथ कोई कार्रवाई की जाएगी इन फ्यूचर, जो अल्फाज उन्होंने, जो अंदाज उन्होंने अपनाया जलसों में? जी देखिए कि जलसों की अगर कोई बात है तो जलसों में तो बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी नाजेबा गुफ्तगू। सर, ये लॉजिक नहीं हो सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लॉजिक नहीं हो सकता। समझता कि एक औरत होते हुए, एक बच्ची होते हुए आप किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए और उनकी काबीना के लिए किस किस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो उसके जवाब में फूल तो आ नहीं सकते। अब आप एक गंडापुर साहब को अगर पकड़ लें तो उन्होंने ऐसी बात की है तो उन्होंने भी किसी के जवाब में उन्होंने भी जो एक्शन लिया है वो किसी के रिएक्शन के ऊपर लिया है। तो मैं ये समझता कि इसमें कोई इखलाकी तो इसमें बात है। अगर इखलाक की आप बात करें तो इखलाक हर तरफ से होना चाहिए। सर, इस वक्त आप नेशनल टीवी पर हैं और मैं भी नेशनल टीवी पर बैठा हूं। अगर आप कोई ऐसी बात करेंगे जो बिलो द बेल्ट होगी तो मैं आपका माइक बंद करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको उसी अंदाज में जवाब नहीं दे सकता। इसको अखलाकियात कहते हैं, इसको तहजीब कहते हैं। अगर आप ये लॉजिक देंगे कि सामने वाला बदतमीजी कर रहा है और मैं भी बदतमीजी करूं, तो ये तो फिर अनपढ़ों का माशरा हो जाएगा, ये पढ़े लिखों का माशरा नहीं रहेगा फिर। तो देखिए, तहजीब तो अपनी जगह होती है, उस वक्त बड़े हाई जो है उसके ऊपर होते हैं आदमी का, उस वक्त बड़े जो है गुस्से के आलम भी होता है। उसके बाद कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना कि आपने गुस्से में बोल दिया है, चलें उनके खिलाफ कार्रवाई होता है। लेकिन बात यह है कि मैं इसको कोई सब्सक्राइब नहीं करता कि ये कोई अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके मुंह में जबान है, मुंह में भी जबान होती है और होनी चाहिए, क्योंकि ये जलसे में ये मामला अगर तो शुरू ना हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो नहीं इसको सब्सक्राइब करता, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। लेकिन मैं इसको ये नहीं कर सकता कि ये एक तरफ से अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ से जवाब भी नहीं आएगा। जवाब तो फिर जरूर आएगा, लेकिन जवाब आना भी चाहिए। और अगर जवाब नहीं आता तो फिर वो जो है ना, जो हद दराजी होती है, जो मुंह दराजी होती है, वो बढ़ती चली जाती है। ये भी हमने देखा है। तो इसके लिए इसको जो है एक तरफ से भी कंट्रोल हो तो दूसरी तरफ से जरूर कंट्रोल होगा। ठीक है नाज़िर साहब, 11 नशिस्तें मिलने के बाद भी धांधली का इल्जाम लगाना आप समझते हैं दुरुस्त है? आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, कितनी नशिस्तें आप ले जाते? जी, हमारा तो एक्सपेक्टेशन यही था कि हम 22 तक इंशाल्लाह टच करेंगे और हुकूमत हम ही बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह मैं फरमा रहा था पहले भी कि कश्मीर के साथ वफादारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निभाई है। और आप जो बात कर रहे थे तनवीर इलियास की, अगर मैं आपकी थोड़े इल्म में इजाफा कर लूँ, तनवीर इलियास साहब के ऊपर एक FIR दर्ज हो चुका है और उनके ऊपर एक केस है। बहुत ही बेहुदा किस्म के उन्होंने मैसेजेस भेजे थे एक और नौजवान को। तो इस तरह का तो विजन है इमरान खान का, जो सेनेटर साहब कह रहे थे कि इमरान खान के पास बड़ा विजन है, तो उनके विजन के तहत वो ऐसे शख्स को कंसिडर कर रहे हैं। अब बने नहीं बने, अल्लाह करे नहीं बने, क्योंकि एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी पाकिस्तान की, कश्मीर के लिए बेइज्जती का बायस बनेगा अगर तनवीर इलियास जैसा शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो अल्लाह करे ना बने, पर विजन इमरान खान का ये है कि उसको टिकट भी दिया, उसको वहाँ से इलेक्ट भी करवाया। और गंदापुर को भेजने का सिर्फ मकसद यही था कि वहाँ पे रिगिंग की जाए। जो जिस तरह से वो वहाँ पे नोट खर्च कर रहा था, तस्वीर सामने आई है कि वो पैसे खर्च कर रहा है। उसके अलावा चले, अगर मिनिस्टर हो के वैसे तो अखलाकी तौर पे उनको नहीं जाना चाहिए था कैंपेन करते, पर अगर चला भी गया, उसको ये इजाज़त तो नहीं थी ना कि वो पिस्टल लेके खुलेआम हवाई फायरिंग कर रहा है और कश्मीरियों के ऊपर दहशत फैला रहा है। तो मेरा यही पॉइंट था जो मैं पहले भी कर रहा था कि इस के बाद आप कोई भी कश्मीरी PTI या इमरान खान के लिए वोट किया होगा उसने? बिल्कुल भी नहीं। ये टोटल मिली भगत है वहाँ पे, इंतजामिया की और PTI का गठजोड़ है वहाँ पे। और जिस तरह से भी प्रेशराइज किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, चाहे पैसे दे के, चाहे कोई और हथकंडे इस्तेमाल करके, मगर ये सरासर रिगिंग है। और अल्लाह का चलें, एक्सेप्टेड और नॉट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मारा है। 25 नशिस्तें उन्होंने निकाली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 और मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें ली हैं। गौस साहब हमारे साथ मौजूद थे, नादिर गबूल हमारे साथ मौजूद थे और साथ साथ मुआब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जनाब वाला, कोरोना की एक बार फिर से बात करते हैं। कोरोना की सूरत हाल काफ़ी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि कराची में कोरोना केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की बात है, तकरीबन 22% अब बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव रेशो आ चुका है। और
जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से ग़ालिबन ये बात कही गई थी कि जहां पर 5% से कम हो वहां पर आप लॉकडाउन में नरमी कर सकते हैं, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आते हैं तो उन शहरों में, उन मुल्कों में लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। लेकिन अब 20 से ज़ायद शरह कराची में जा चुकी है। सिंध हुकूमत में हरकत में आई थी और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि सख्त इकदाम उठाए जाएंगे, सख्त इकदाम पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। लेकिन ताजरों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया था और ताजरों का मौक़िफ़ भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि उनका कहना है कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाके जलसे करती है, वहाँ पर जलसे आम से खिताब करती है, क्या वहाँ पर कोरोना नहीं है? और जब सिंध की बात आती है, कराची की बात आती है, तो फिर यहाँ पर सारी सूरत हाल पे जो सारी सूरत हाल पर सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। अब इसके अलावा कोरोना के हवाले से तो बात करेंगे। इस्लामाबाद में जो आज एक ऐसी सूरत हाल देखने को मिली जो कि यूजुअली इस्लामाबाद में देखने को नहीं मिलती। शदीद बारिश हुई और शदीद बारिशों के बाद वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ये मनासिब भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऐसी सूरत हाल देखने को मिली जो कि उमूमन देखने को नहीं मिलती है। वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। वसीम, बताइएगा, अब कुछ सूरत हाल में बेहतरी आई है या इसी तरह के मनाजिर हैं जो अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं? नाला लेई की सतह जो है वो नॉर्मल रूटीन पर आ चुकी है। सुबह सहरी के वक्त जोड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश हुई थी जिसके बायस नाला लेई में तुगयानी आ गई थी और कटारियाँ के मुकाम पर नाला लेई की सतह जो है वो 21 फीट तक बुलंद हुई, जिसके बाद तमाम ज़िले इदारों तमाम जो ज़िले इंतज़ामिया के इदारे हैं उनमें हाई अलर्ट जारी कर दी गई। इसके साथ साथ नाला लेई की बुलंद होती सतह के पेश नज़र जो है वो पाक फ़ौज को भी तलब कर लिया गया। ग्वालमंडी के मुकाम पर नाला लेई की सतह जो है वो 17 फीट तक पहुंची, जिसके बाद जो है अतराफ़ की आबादियों में सायरन बजा दिए गए और जो नाला लेई के अतराफ़ में मौजूद तजारती सरगर्मियाँ थी उनको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए ना सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया के जो अमला था वो यहाँ पर मौजूद था बल्कि इनके साथ साथ पाक फ़ौज का दस्ता भी मौजूद था। अब से कुछ देर कबल जो है वो रावलपिंडी में तमाम बारिश जो है वो थम चुकी है। नाला लेई की जो सतह है वो मामूल के मुताबिक आ चुकी है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप आ कर रहे थे जनाब। बारिशों की बात हो रही है, वफाकी दारुल हुकूमत में शदीद बारिश हुई और इन बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। हमने देखा कि गाड़ियां पानी के रैले में बहती हुई चली जा रही थी और ये सूरत हाल काफ़ी हद तक अब बेहतर हो गई। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे नईम असगर में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। नहीं, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त, कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद के उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर बारिशी पानी ने यहाँ पर तबाही मचाई आज सुबह। और आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि ये सड़क जो है ये सुबह तालाब का, नहर का मंजर पेश कर रही थी। अब यहाँ से पानी तो जा चुका है और जो ज़िला इंतज़ामिया CDA की टीमें हैं वो सफाई कर रही हैं। ये तो सड़क की सूरत हाल है। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो ताजर तबका है उसकी सूरत हाल क्या है। आपको पहले भी हमने एक प्लाज़ा दिखाया था, एक और प्लाज़ा हम दिखाते हैं। ये प्लाज़ा है और इस प्लाज़े की ये बेसमेंट है। ये बेसमेंट आप देख रहे हैं, इस बेसमेंट में अभी तक पानी मौजूद है और हमारे कैमरामैन अब्दुल वाहिद आपको दिखा सकेंगे कि ये सारे होटल्स हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं और उनके अंदर सामान पड़ा हुआ है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है। और सुबह 5-6 बजे ये बारिश हुई और अभी तक ये पानी नहीं निकाला जा सका। इस जो बेसमेंट है इसकी ऊंचाई मेरे ख्याल से कोई 16 फुट होगी और ये इस वक्त भी पानी से आधी भरी हुई है। इस वक्त जो ताजर हैं, यहाँ के जो ताजर हैं, ये एक और चीज़ आपको दिखाते चलें। ये देखें, ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल, ये बिजली के कनेक्शंस हैं। यहाँ पे सारे मीटर्स लगे हुए हैं और ये भी पानी के अंदर आई हुई है। आधे से ज़्यादा ये पानी में डूबा हुआ है। अब यहाँ पे कोई खौफनाक हादसा हो सकता है। सुबह एक ख़ानदान के 2 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। एक खातून जो बेसमेंट में सोई हुई थी, उनके साथ एक बच्चा भी, वो भी जाँ बहक हो चुका है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी भी एक ताजर की है। यहाँ पर वो मौजूद थे, इनकी गाड़ी पार्क थी और बारिशी पानी इतनी शिद्दत से आया कि इस गाड़ी को बहा के साथ ले गया और इस वक्त इस गाड़ी की सूरत हाल आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस प्लाजे के जो ताजर हैं वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान, ये बताइएगा, नुकसान आपका हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, किसको जिम्मेदार समझते हैं, किससे फरियाद करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ आप लोग इधर आए, हम सुबह से इधर खड़े हैं। आधा काम करके
इंतज़ामिया निकल गई है और मैंने बल्कि रिक्वेस्ट भी की है उनको कि आके ये हमारा पानी जो बेसमेंट में खड़ा है ये निकाल लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिस औरत का नुकसान हुआ है वो आप देखेंगे वो जो रो के गई है, अभी हमने उनको एक टेबलेट भी दी है और अस्पताल उसको लेके गए, वो रो के गई है यहाँ से। ये इंतज़ामिया माशाल्लाह जैसी वो हुई इंतज़ामिया ने एकदम से काम संभाल लिया था, बड़ा अच्छा काम किया। आर्मी हमारी पहुंची है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी थोड़ी देर उन्होंने काम करके थोड़ा सा वो करके तो चले गए हैं और हमारी जो चीज़ें हैं अभी तक इससे तरह बिखरी पड़ी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यार हम लोग तो बड़े सरप्राइज हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया का कोई पता नहीं है। CDA जब दिल होता है यहाँ पे आके इन्फोर्समेंट भेज के दुकानें तोड़ के चली जाती है, बाहर आ जाएं। अभी CDA का हमें नामो निशान जनाब, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिशें आज हुई हैं और बारिशों के बाद इस्लामाबाद का मंजर ऐसा हो रहा था जैसे अक्सर कराची का मंजर होता है, लेकिन बारिशें ठीक ठाक हुई हैं और बारिशों के बाद लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। पानी बेसमेंट में दाखिल हो गया है, करंट भी लगते हैं, इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। लेकिन ये नुकसानात ऐसे हैं, बारिश का पानी आज नहीं कल निकल आएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब मैं ये देख रहा था कि इस्लामाबाद में क्या तबाही हुई और लोगों से गुफ्तगू भी हो रही थी, उस वक्त भी एक चीज़ देखने में आई कि किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। पानी तो निकल जाएगा लेकिन कोरोना इस तरह से नहीं निकलेगा, कोरोना को आपने निकालना पड़ेगा। और कोरोना की जो सूरत हाल है इस वक्त इतनी संगीन हो गई है कि कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। पड़ोसी मुल्क भारत जहां पर तबाही मचा दी थी डेल्टा वायरस ने, जिसको भारतीय वेरिएंट कहा जाता है, किस हद तक खतरनाक है इसका शायद लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हो रहा है और इसी वजह से कराची में केसेस की तादाद मुस्तकिल इजाफा ही होता रहा है। डॉक्टर अमजद अली इस वक्त मुझे ज्वाइन करें लंदन से, डॉक्टर हैं, इनसे डेल्टा वेरिएंट के हवाले से मजीद बात करेंगे। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, डेल्टा वेरिएंट के हवाले से कहा जाता है कि अगर आप कोई सिम्टम्स हैं और आप कोरोना टेस्ट कराते हैं तो कभी कभी आपका नेगेटिव भी आ जाता है। डेल्टा इतना खतरनाक वेरिएंट है कि इसकी निशानदेही आपको बहुत आखिर में जाके होती है, ऐसा है? देखिए, इसकी जो टेस्टिंग जो है ना उसमें पॉसिबिलिटी है कि अक्सर जो है ना रेट नेगेटिव आ जाता है। अच्छा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो इंडियन डेल्टा वेरिएंट है इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो इसको डिफरेंट करते हैं कोविड-19 से। पहला तो ये कि इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, हाईली कंटेजियस है और ये इसका फास्टिंग अटैक होता है कि ये जाके जो लंग्स के जो सेल होते हैं उनमें जाके जो है इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाती है। और सब में बड़ा जो इसका जो एक साइड इफेक्ट ये है कि जब अपनी बॉडी का जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाता है, यानी कि आपकी बॉडी को ये एक तरह से थोड़ा सा एक माजूर कर देता है। इसका हल यही है कि आप इसको इंक्रीज वैक्सीनेशन कराएं, आप डबल वैक्सीनेशन कराएं, आप डबल मास्किंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हैंड वॉशिंग करते रहें और सिम्टम पे निगाह रखें। अगर आप अपने सिम्टम पे जो है निगाह नहीं रखी, चूंकि इसकी जो हाईली जो बैड फ्लू टाइप की सिम्टम्स होती हैं इसमें अक्सर, अगर आपने सिम्टम्स पे निगाह रखी और अपने ऑक्सीजन को मॉनिटर करते रहे और दूसरे आपने जो फैसिलिटीज को अपने मुल्क में अपने शहर में अवेलेबल रखी, खासतौर पे जो ऑक्सीजन जो है वो आपके पास एम्पल क्वांटिटी में होनी चाहिए, जो ट्रीटमेंट है जो आप डिजाइन कर रहे हो वो आपके पास होना चाहिए, बेड होना चाहिए और जो ऑक्सीजन की जो आपके पास जो सिलेंडर्स हैं मेक श्योर यू गॉट एनफ इन स्टॉक, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास पंप मौजूद हैं जिनकी वजह से हम फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बॉटल्स नहीं है जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और हॉस्पिटल में जैसे 70% अभी कराची में या ज्यादा बेड ऑक्यूपाइड हो गए हैं, अगर आपके पास वैक्सीनेशन की जो है जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, आपके पास हो सकता है कि ऑक्सीजन की फैसिलिटी तो हो लेकिन बॉटल्स और कंटेनर अगर आपके पास नहीं है तो ये कैन बी ए सीरियस इशू। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि डबल वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन फौरन कराएं, क्योंकि अगर ये अटैक उन लोगों पे ज्यादा सीरियस है जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है। अगर वैक्सीनेटेड हैं तो उनमें जो सिम्टम जो है ना माइनर कोल्ड एंड फ्लू की सिम्टम होती हैं जो कि ना एक ट्रीटेबल है, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड ही नहीं है तो उन पे जो सिम्टम जो है ना वेरी बैड, इट्स वेरी सीरियस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सूरत हाल ये भी है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब सिम्टम्स आते हैं उसके बाद ही आप जब टेस्ट कराने के लिए जाते हैं और जब टेस्ट कराने के लिए जाते हैं और वो नेगेटिव आ जाते हैं, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि वो नेगेटिव अक्सर आ जाता है, तो उसके बाद तो ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती है, लोग थोड़ा रिलैक्स होकर काम करते हैं उसके बाद, तो क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि अगर आपको सिम्टम्स भी हैं और आपका नेगेटिव भी आ गया और अल्लाह ना करे आपको डेल्टा वेरिएंट लग गया हो तो क्या सूरत हाल होगी उस वक्त?
देखिए अभी जो सूरज अभी मौसम आपके पास चेंज हो रहा है, ये जो अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और 2-3 महीने बाद आपके पास विंटर ऑन हो जाएगा। ये जो वेरिएंट फैला है इस हाईली कंटेजियस है और ये 1 महीने में 2 महीने में कंट्रोल नहीं होगा, इट विल टेक फ्यू मंथ। अब आपके पास मिक्स एंड मैच है, आपके पास फ्लू भी आने वाला है, इस वक्त कोविड भी मौजूद है, ये न्यू वेरिएंट भी मौजूद है, इसके पास आपके पास डिफरेंट किस्म के डिफरेंट वेरिएंट आ सकते हैं। आपके पास जो सिम्टम जो है ना, आपको सिम्टम देखने के कोल्ड एंड फ्लू, बैड कोल्ड एंड फ्लू की आपके पास सिम्टम्स आ रही है, भले वो वेरिएंट हो ना हो, भले वो इंडियन डेल्टा हो ना हो, भले वो दूसरे किस्म के जो है ना वेरिएंट हो, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग जो कि नॉन वैक्सीनेटेड हैं या एल्डरली हैं, जो कि उनमें पोटेंशियल है कि उनमें जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप उनमें बीमारी फैला सकते हैं। कोल्ड एंड फ्लू भी जो है इस वायरस, आप ये देखें फ्लू भी अगर आपके पास सिम्टम कैरी कर रहे हैं और जो लोगों में इस वेरिएंट की वजह से ऑलरेडी जो है उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, तो आप उनके साथ बीमारी को फैला सकते हैं। तो अगर आप को कंट्रोल करें, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करें, डबल मास्किंग करें, हैंड वॉशिंग करें और वैक्सीनेशन लगाएं, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको भूल जाएं कि आपके पास जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, जो कि पाकिस्तान में जो बहुत सारी टेस्ट किट है वो मोस्टली जो ना अनरिलायबल है। एक हॉस्पिटल से सर आखिर में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, साइनोवैक जो यहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादातर लगाई जा रही है, ये कुछ लोग कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट पर असरअंदाज ही नहीं है, ये हकीकत है या अफसाना है? ये नहीं, ये स्टोरी सही नहीं है। अगर आपने डबल वैक्सीनेशन कर दी तो आपके पास 60-70% प्रोटेक्शन। उनके लोगों ने ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि वैक्सीनेटेड ही नहीं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम जो है वो इस प्रॉब्लम एकदम जाके उसको पकड़ लेगा। आपका जो वैक्सीन इम्यून सिस्टम है, ऑक्सीजन जो लंग्स को जो है एक ऑक्सीजन की डिप्लीशन कर देगा, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम है। तो वैक्सीनेशन भले वो साइनोवैक हो या कोई सी भी किस्म की वैक्सीनेशन हो, वो आपको 50 से लेकर 70% तक जो है ना आपको प्रोटेक्शन करती है। अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन तो 80-90% प्रोटेक्शन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको जो ये काम है, आप लोगों को बताएं कि खुदा के लिहाज से आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये आपको 60 से लेके 70-80% तक वैक्सीनेशन करेगी अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं, और खासतौर पे एल्डरली पीपल और जो कि डिफरेंट डायबिटिक के, हार्ट के और कैंसर के पेशेंट हैं, उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पहली लहर या दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि 60 साल से ऊपर जो अफराद हैं, उस उम्र में सबसे ज्यादा 60 साल से ऊपर, उनको सबसे पहले अटैक किया जा रहा है कोरोना की जानिब से, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ये डेल्टा वेरिएंट है, ये भी ऐसे ही काम करता है या 20-25 साल का नौजवान पे भी उसी तरह असरअंदाज होगा जैसे 60 से ऊपर? देखिए क्योंकि ये फास्टर एक्टिंग है, इसकी स्प्रेडिंग रेट जो ना फास्टर है, तो ये नहीं देख रहा कि आप एल्डरली हो। ये तो यंग में भी जो ना आपने देखा है इंडिया में और दूसरे ममालिक में और यूके में और यूरोप में भी के यंगस्टर जो है ना वो भी इसमें आ रहे हैं। तो आपको एक तो टेस्टिंग करानी है और दूसरी बात आपको ट्रेसिंग करानी है, क्योंकि ये लोकल आउटब्रेक कर सकता है। अगर एक जैसे कि किसी भी कराची के या पाकिस्तान के किसी एक इलाके में अगर ये वायरस फैला है तो वहाँ पे जो लोकल पैंडेमिक हो सकता है। तो आप अगर टेस्ट एंड ट्रेस नहीं करेंगे और उस लोकल को स्मार्ट लॉकडाउन नहीं करेंगे तो आपको कंट्रोल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप काफ़ी मुफीद मशवरे और इस हवाले से आगाही भी फराहम कर रहे थे। जनाब आखिर में प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आखिर में मैं सब आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है डेल्टा वेरिएंट, और इससे आगाही जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करें, जितनी पहली लहर खतरनाक थी उससे ज़्यादा लहर खतरनाक है। और अगर आपको यकीन नहीं आए तो भारत का मिसाल सामने है कि किस तरह से वहाँ पर शमशान घाट ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं थी। तो ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है, आप पर बहुत तेज़ी से असरअंदाज होता है और तेज़ी से फैलता भी है। तो अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए। और सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी तो फिर मुलाकात करें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।